अनुपात, जिसे इंग्लिश में रेशो कहते हैं। गणित में अनुपात अर्थात रेशो समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। सामान्य या सरल भाषा में कहें तो अनुपात अर्थात रेशो एक ऐसी संख्या होती है जो यह बताती है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितनी गुना कम या अधिक है। अनुपात की मदद से 3 या इससे अधिक राशियों की तुलना भी की जा सकती है, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः 2 राशियों का अनुपात निकालने के ही प्रश्न आते हैं। गणित की भाषा में अनुपात को A/B या A/B कहते हैं। अनुपात में दोनों राशियों अर्थात A तथा B को पद कहा जाता है। पहली राशि जिसे A कहते हैं पूर्व पद या प्रथम पद, और दूसरी राशि जिसे B कहते हैं उत्तर पद या द्वितीय पद कहलाती है। और अधिक सरल भाषा में कहें तो पहले पद में दूसरे पद से भाग देकर जो संख्या निकाली जाती है उसे अनुपात कहते हैं। अनुपात निकालने में दोनों ही पदों की इकाइयां समान होनी चाहिए, अर्थात यदि एक पद ग्राम में तथा दूसरा पद किलोग्राम में है तो अनुपात तभी निकलेगा जब दोनों को ग्राम में या दोनों को किलोग्राम में बदलेंगे। इसी प्रकार यदि एक पद मीटर में तथा दूसरा पद किलोमीटर में है तो दोनों को मीटर या किलोमीटर में बदलने के बाद ही अनुपात का प्रश्न हल हो पाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का ही होता है। जैसे अगर 2 दिन का 8 घंटे से अनुपात निकालना है तो इन दोनों राशियों में से घंटे वाली राशि को या तो दिन में बदलना होगा या फिर दिन वाली राशि को घंटों में बदलना होगा, तभी इनका अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। परिभाषा से समझ नहीं आया हो तो अनुपात को हम एक रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। चलो, हमने आज एक केक बनाया है। इस केक को बनाने में 2 कटोरी आटा तथा 1 कटोरी चीनी का प्रयोग हुआ है। इसे यदि हम अनुपात में कहें तो हम यह कहेंगे कि केक में आटे तथा चीनी का अनुपात 2 तथा 1 है, अर्थात 2:1 का अनुपात है। और सरल भाषा में कहें तो केक को बनाने में हमने 2 कटोरी आटा तथा 1 कटोरी चीनी अर्थात शक्कर का प्रयोग किया है। मतलब यह है कि केक में 2 भाग आटा है तथा 1 भाग चीनी है। इसे ही हम 2:1 या 2/1 कहेंगे तथा यही गणित की भाषा में अनुपात या रेशो कहलाता है। अनुपात से जुड़े जिस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उस प्रकार के कुछ प्रश्न हल करके हम अनुपात को ठीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। चलो, पहला प्रश्न हल करते हैं। परीक्षा में यदि यह पूछा जाए कि 9:15 का सरल अनुपात क्या होगा तो इसे हम कैसे हल करेंगे, चलिए इसे समझते हैं। 9:15 का सरल अनुपात निकालने के लिए हम 9 तथा 15 दोनों संख्याओं को एक ऐसी संख्या से भाग देंगे जो दोनों को सरल अनुपात में बदल दे। चलो करके देखते हैं। 9:15 को हमें सबसे पहले 9/15 के रूप में लिखना होगा। इसके बाद हमें वह पहाड़ा या टेबल मन में सोचना पड़ेगा जिसमें 9 तथा 15 दोनों आते हों, तो इसका जवाब 3 होगा। अर्थात 3 के टेबल में 9 भी आता है तथा 3 के टेबल में 15 भी आता है। बस हमारा काम हो गया। प्रथम पद जो कि इस प्रश्न में 9 है उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा तथा द्वितीय पद 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। यह याद रखें कि दोनों ही संख्याओं अर्थात दोनों पदों को एक ही संख्या से भाग देना है। ऐसा नहीं है कि एक को 3 से भाग दे दिया तथा दूसरी को 5 से। हमने समझने के लिए जो प्रश्न 9:15 लिया था उसका सरल अनुपात हमने 3:5 निकाल लिया है। 3:5 को और सरल नहीं किया जा सकता है क्योंकि 3 तथा 5 दोनों किसी भी एक टेबल अर्थात पहाड़े में नहीं आते हैं। यदि आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा है क्यों ना इसे 1 से और डिवाइड कर दिया जाए, करके देख लीजिए, आंसर फिर भी यही 3:5 ही आएगा। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए कम से कम 10 तक पहाड़े अर्थात टेबल आने ही चाहिए। यदि आपको केवल 2 का, 5 का तथा 10 का ही पहाड़ा वर्तमान में याद है तो प्लीज़ कैसे भी करके 10 तक के पहाड़े याद कर लीजिए। यदि आपको केवल 10 तक पहाड़े याद हैं तो अनुपात के सवाल हल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आप टेबल याद नहीं करेंगे तो परीक्षा में अनुपात से जुड़े प्रश्न हल करने में बहुत परेशानी आएगी। अनुपात से जुड़ा कोई भी प्रश्न हल करने के लिए आपको केवल भाग करना अर्थात डिवाइड करना आना चाहिए।
तथा 10 तक टेबल आने चाहिए। यदि आपको टेबल आते हैं तो आपको अनुपात के प्रश्न हल करने के लिए पेन तथा पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न मुंह जबानी हल हो जाएंगे। चलिए अब नया प्रश्न हल करते हैं। यदि प्रश्न पत्र में अनुपात से जुड़ा एक प्रश्न यह आता है कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या का लड़कों के संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की जानकारी परक प्रश्नों को हल करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक यह है कि सबसे पहले प्रश्न को 2 टुकड़ों में तोड़ लो। इसका मतलब यह है कि प्रश्न में जानकारी वाले खंड को अलग कर लो तथा प्रश्न वाले खंड को अलग कर लो। जैसे इस प्रश्न में एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, यह जानकारी वाला खंड है, इसे हमने अलग कर लिया। तथा लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न वाला खंड है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसे हमने अलग कर लिया। हमें अपना सारा फोकस प्रश्न वाले खंड पर रखना है। प्रश्न वाले खंड में सबसे पहले लड़कियों की बात हुई है, तो लड़कियों को हमें अनुपात में ऊपर रखना होगा तथा लड़कों की बात लास्ट में की गई है तो लड़कों को नीचे रखेंगे। प्रश्न को अनुपात में कन्वर्ट करने के दौरान सबसे पहले प्रश्न में जिसकी बात की गई है उसे ऊपर रखेंगे, वरना पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर आप इस सिंपल सी ट्रिक को समझ गए हैं तो प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। चलिए फिर से प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में अब जानकारी वाले खंड पर आते हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या 20 तथा लड़कों की संख्या 15 बताई गई है। इसे अनुपात में रखकर देखते हैं। लड़कियों की संख्या 20 है, उसे हमने ऊपर रखा है, और लड़कों की संख्या 15 है, उसे हमने नीचे रखा है। अब हमें यह देखना है कि किस टेबल में 15 तथा 20 दोनों आते हैं। इसका जवाब है 5 के टेबल में 15 भी आता है तथा 20 भी आता है। बस हो गया प्रश्न हल। 20 को 5 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, अर्थात आ गया 4/3। 4/3 को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4:3। एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात 4:3 है। यदि प्रश्न पत्र में अनुपात से जुड़ा यह प्रश्न आ जाए कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में हमने लड़कियों का लड़कों की संख्या से अनुपात निकाला था, परंतु इस प्रश्न में लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तरीका वही है। सबसे पहले प्रश्न के 2 टुकड़े किए, जानकारी वाला खंड अलग किया तथा प्रश्न वाला खंड अलग कर लिया। प्रश्न वाले खंड में पहले लड़कियों की बात की गई है, इसीलिए लड़कियों की संख्या फ्रैक्शन अर्थात अनुपात में ऊपर अर्थात बटे के निशान के ऊपर रखेंगे तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या को फ्रैक्शन में नीचे रखेंगे अर्थात बटे के निशान के नीचे रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या तो दी ही नहीं गई है, कैसे रखेंगे? अरे सिंपल है, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। लड़कियों की संख्या 20 है तथा लड़कों की संख्या 15 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 35 हुई। चलो अब प्रश्न हल करते हैं। अब हमें यह देखना है कि किस टेबल में 20 तथा 35 दोनों आते हैं। इसका जवाब है 5 के टेबल में 20 भी आता है और 35 भी आता है। बस हो गया प्रश्न हल। 20 को 5 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, 35 को 5 से डिवाइड करने पर 7 आएगा, तो हमारा आंसर हो गया 4/7 अर्थात 4:7। अब इसे आगे नहीं काटा जा सकता, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 4:7 होगा। चलिए अब हम देश की सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात सिविल सर्विसेज परीक्षा में अनुपात से जुड़ा जो प्रश्न आया था उसे हल करके देखते हैं। प्रश्न है, दी गई आकृति को देखकर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालिए। अब आप कहोगे कि इस प्रश्न के 2 टुकड़े कैसे करेंगे, इसमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि जानकारी चित्र में दी गई है, अर्थात प्रश्न बनाने वाले ने हमारा काम और आसान कर दिया है। प्रश्न में कहा गया है कि आकृति को देखकर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालिए। तो फ्रैक्शन में ऊपर त्रिभुज की संख्या रखेंगे जो 3 है तथा नीचे वृत्तों की संख्या रखेंगे जो 2 है।
लो कुछ भी नहीं करना है, आंसर ही आ गया है। आंसर है 3/2 अर्थात 3:2। अनुपात से जुड़े सवाल हल करने में केवल यह याद रखना होगा कि किस संख्या को बटे के ऊपर रखेंगे तथा किस संख्या को बटे के नीचे रखेंगे। यदि यह याद रख लिया तथा समझ लिया तो इस प्रकार के सवाल जीवन में कभी गलत नहीं होंगे। एक बात अब आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अनुपात के सवाल हल करने के लिए हमेशा ऊपर उसे रखेंगे जिसके बारे में प्रश्न खंड में सबसे पहले बात की गई है। जैसे कुत्ते और बिल्ली का अनुपात का प्रश्न आया है तो कुत्ता ऊपर बिल्ली नीचे। यदि क्रिकेट और हॉकी का अनुपात निकालना है तो क्रिकेट बटे के ऊपर आएगा तथा हॉकी बटे के नीचे। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रश्न खंड में जो भी आंकड़ा पहले आए उसे ऊपर लिखेंगे तथा जो बाद में आए उसे नीचे। यदि हॉकी को ऊपर लिख दिया तथा क्रिकेट को नीचे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अनुपात निकालने के सवाल इतने आसान तथा सरल होते हैं कि 6th क्लास का बच्चा भी पलक झपकते ही इन प्रश्नों को हल कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुपात के प्रश्नों का मकसद यह होता है कि आप प्रश्नों को कितने अच्छे से समझते हो तथा आप उसे कैसे भाग देकर हल करते हो। पाकिस्तान के इमरान खान बार बार अपने देशवासियों अर्थात पाकिस्तानियों से कहते रहते हैं कि आपको घबराना नहीं है। वही बात हम भी आपसे कहेंगे कि अनुपात के प्रश्न परीक्षा में चाहे कैसे भी आ जाए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको प्रश्न को 2 भागों में विभक्त करना आ गया, किसे ऊपर रखना है तथा किसे नीचे रखना है यह समझ में आ गया, प्रश्न में दी गई इकाइयों को समान करना आ गया तथा आपको 10 तक टेबल याद है तो आप कुछ ही सेकंड में अनुपात के प्रश्न हल कर लेंगे। चलिए अब आप परीक्षा में अनुपात से जुड़े जो प्रश्न आते हैं उन्हें हल करके बताइए। 8 रुपये और 80 पैसे का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन है 1:10, ऑप्शन बी 10:1, ऑप्शन सी 5:3 या ऑप्शन डी 4:3। इसका आंसर है ऑप्शन बी 10:1। आंसर 10:1 कैसे आया है? आंसर 1:10 क्यों नहीं आया है जबकि 8 रुपये और 80 पैसे का अनुपात पता करना था। 8 ऊपर रखते हैं तथा 80 नीचे रखते हैं, आंसर 1:10 आना चाहिए था। तो आंसर 10:1 कैसे आ गया? इसका कारण यह है कि अनुपात की परिभाषा में ही कहा गया है कि अनुपात निकालने में दोनों पद एक ही इकाई में होने चाहिए। मतलब इस प्रश्न को हल करना है तो या तो 8 रुपये को पैसे में बदलो या पैसे को रुपये में बदलो। हमने 8 रुपये को पैसे में बदलकर 800 पैसे कर लिया। अब फ्रैक्शन में रखकर आंसर निकाल लिया जो कि 10:1 आया है। तो हमारा फ्रैक्शन है 800/80। हमने यहाँ पर एक 0 से एक 0 काट दिया तो आ गया 80/8। अब इसे हमने 8 से काट दिया, 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80। तो हमारा आंसर आ गया 10:1। अब हम इसे आगे नहीं काट सकते तो यही हमारा आंसर होगा। दी गई आकृति में छायांकित भाग का अछायांकित भाग से अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 5:11, ऑप्शन डी 11:5। इसका आंसर है ऑप्शन सी 5:11। छायांकित भाग में वर्गों की संख्या 15 है और अछायांकित भाग में वर्गों की संख्या 33 है। अतः छायांकित भाग का अछायांकित भाग से अनुपात होगा 15/33। 15 और 33 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 33 को 3 से डिवाइड करने पर 11 आएगा। अतः 5/11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:11। राज की मासिक आय 12,000 रुपये है तथा सिमरन की वार्षिक आय 1,91,520 रुपये है। यदि प्रत्येक का मासिक व्यय 9,960 रुपये है तो राज तथा सिमरन की बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 17:50, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:4 या ऑप्शन डी 5:7।
इसका आंसर है ऑप्शन ए 17:50। राज की मासिक आय 12,000 रुपये है तथा सिमरन की वार्षिक आय 1,91,520 रुपये है। प्रत्येक का मासिक व्यय 9,960 रुपये है। चलिए हम राज तथा सिमरन की बचतों में अनुपात ज्ञात करते हैं। राज की मासिक बचत निकालने के लिए उसकी मासिक आय को हम उसकी मासिक व्यय में से माइनस कर देंगे, अर्थात 12,000 माइनस 9,960 रुपये बराबर आएगा 2,040 रुपये। यही राज की मासिक बचत होगी। प्रश्न में सिमरन की मासिक आय न देकर वार्षिक आय दी गई है, अतः उसकी मासिक आय निकालने के लिए हम उसकी वार्षिक आय 1,91,520 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी मासिक आय मिल जाएगी। तो 1,91,520 को 12 से डिवाइड करने पर आएगा 15,960 रुपये, यही उसकी मासिक आय होगी। अब सिमरन की मासिक बचत निकालने के लिए 15,960 में से हम उसकी मासिक व्यय 9,960 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगे 6,000 रुपये, यही सिमरन की मासिक बचत होगी। अतः राज और सिमरन की बचतों का अनुपात 2,040:6,000 होगा। अब इसे हम सरल अनुपात में बदलेंगे तो आंसर 17:50 आएगा। स्टील की एक रॉड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 2.4 मीटर है। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कितना होगा? ऑप्शन ए 5:12, ऑप्शन बी 25:6, ऑप्शन सी 625:6, ऑप्शन डी 125:3। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25:6। स्टील की एक रॉड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 2.4 मीटर है। हमें लंबाई का चौड़ाई से अनुपात निकालना है। इसमें स्टील की रॉड की चौड़ाई 2.4 मीटर दे दी गई है। दशमलव की समस्या से बचने के लिए हम दोनों को सेंटीमीटर में बदलकर प्रश्न हल करेंगे तो बहुत सरलता से प्रश्न हल हो जाएगा। लंबाई जो कि 10 मीटर है उसे सेंटीमीटर में 1000 लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होंगे, तथा 2.4 मीटर चौड़ाई को सेंटीमीटर में 240 लिखेंगे। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात 25:6 आएगा। आप इस प्रश्न का आंसर 2.4 के पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर वाली संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 1000/240, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा और 240 को 2 से डिवाइड करने पर 120 आएगा। अब हमें मिलता है 500/120। 500 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 250 और 120 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 60। अब 250/60 इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 250 को 10 से डिवाइड करने पर आएगा 25 और 60 को 10 से डिवाइड करने पर आएगा 6, तो आएगा 25/6। अब यह आगे डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा 25:6। सम संख्या तथा विषम संख्या। सम संख्या की परिभाषा: ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर शेषफल अर्थात रिमाइंडर 0 आता है सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। सम संख्या ज्ञात करने का तरीका: मान लीजिए एग्जाम में कोई संख्या दी गई है तथा पूछा गया है कि वह संख्या सम है या विषम, तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका एक तरीका तो यह है कि हम उस संख्या को 2 से भाग देकर पता करें कि वह सम संख्या है या विषम। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई संख्या 1234 दी गई है तथा हमसे परीक्षा में पूछा गया है कि यह सम संख्या है या विषम संख्या है, तो इसको ज्ञात करने का एक तरीका तो वही होगा जो परिभाषा में दिया गया है कि इस संख्या को हम 2 से डिवाइड अर्थात भाग दें तथा जो शेषफल आए उस आधार पर बताएं कि यह संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। इस संख्या में शेषफल अर्थात रिमाइंडर 0 आया है, इसीलिए यह संख्या सम संख्या है। सम संख्या के प्रमुख गुण इस प्रकार होते हैं। 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है, जैसे 2 + 2 = 4।
सम संख्याओं का घटाव हमेशा सम संख्या होता है, जैसे 4 - 2 = 2। दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम संख्या होता है, जैसे 2 × 2 = 4। सम संख्या के इकाई स्थान का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। विषम संख्या की परिभाषा। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 न आकर 1 आता है, विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। इसे भी हम एक अन्य एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। कोई संख्या 3231 दी गई है तथा हमसे परीक्षा में पूछा गया है कि यह संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इसको भी ज्ञात करने का एक तरीका तो वही होगा जो परिभाषा में दिया गया है कि इस संख्या को हम 2 से डिवाइड करें अर्थात भाग दें तथा जो शेषफल आए उस आधार पर बताएं कि यह संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। इस संख्या में शेषफल अर्थात रिमाइंडर 1 आया है, इसीलिए यह संख्या विषम संख्या है। विषम संख्या के गुण इस प्रकार हैं। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है, जैसे 3 + 5 = 8। विषम संख्याओं का घटाव हमेशा सम संख्या होता है, जैसे 7 - 3 = 4। दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम संख्या होता है, जैसे 3 × 5 = 15। विषम संख्याओं का भागफल एक विषम संख्या होता है, जैसे 9 / 3 = 3। हमने सम तथा विषम संख्या की जो परिभाषाएं गणित की पुस्तकों में दी गई है उस तरीके से सम तथा विषम संख्या ज्ञात की है, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से सम तथा विषम संख्या ज्ञात करने में बहुत समय लगता है तथा यदि कोई संख्या बहुत ही बड़ी जैसे 3, 2, 1, 4, 2, 3, 7, 8, 9 या और बड़ी एग्जाम के पेपर में आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्या उस समय प्रश्न पत्र में दी गई संख्या में 2 का भाग देंगे तथा भागफल के आधार पर हम सम तथा विषम संख्या ज्ञात करेंगे? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सम तथा विषम संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक कॉमन ट्रिक का प्रयोग करेंगे। सम तथा विषम संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे कॉमन ट्रिक यह है कि जो भी संख्या परीक्षा में दी गई हो उसके आखिरी एक अंक, जिसे इकाई अंक तथा इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं, को देखकर ही पता लगा लिया जाता है कि वह संख्या सम संख्या है अथवा विषम संख्या है। यदि किसी संख्या का अंतिम अर्थात लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या सम संख्या ही होगी। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का अंतिम अर्थात लास्ट नंबर 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या ही होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हर विद्यार्थी इसी शॉर्टकट ट्रिक से ही इवन नंबर तथा ऑड नंबर ज्ञात करता है। आपको भी यही ट्रिक एग्जाम में प्रयोग करनी है। संख्या में भाग देकर इवन नंबर तथा ऑड नंबर ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जब ट्रिक से 1 सेकंड में हम सम तथा विषम संख्या ज्ञात कर सकते हैं तो भाग देने के चक्कर में फंसकर क्यों परीक्षा के दौरान बहुमूल्य समय खराब करें। यहाँ पर हमने समझने के लिए 5 संख्याएं ली हैं। पहली संख्या का आखिरी अंक अर्थात इकाई स्थान का नंबर 0 है, इसलिए पहली संख्या सम संख्या है। इसी प्रकार दूसरी संख्या का अंतिम अंक 2 है, इसलिए वह भी सम संख्या है। तीसरी संख्या का आखिरी अंक 4 है, इसलिए वह भी सम संख्या है। चौथी संख्या का आखिरी अंक 6 है, इसलिए वह भी सम संख्या है। अंतिम 5वीं संख्या का यूनिट डिजिट नंबर अर्थात इकाई अंक 8 है, इसलिए वह भी सम संख्या है। हर वह संख्या जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6 तथा 8 आए वह सम संख्या ही होगी। यहाँ पर हमने समझने के लिए 5 संख्याएं ली हैं। पहली संख्या का आखिरी अंक अर्थात इकाई स्थान का नंबर 1 है, इसीलिए पहली संख्या विषम संख्या है। इसी प्रकार दूसरी संख्या का अंतिम अंक 3 है, इसलिए वह भी विषम संख्या है। तीसरी संख्या का आखिरी अंक 5 है, इसलिए वह भी विषम संख्या है। चौथी संख्या का आखिरी अंक 7 है, इसलिए वह भी विषम संख्या है। अंतिम 5वीं संख्या का यूनिट डिजिट नंबर अर्थात इकाई अंक 9 है, इसलिए वह भी विषम संख्या है। हर वह संख्या जिसके आखिरी में 1, 3, 5, 7 तथा 9 आए वह विषम संख्या होगी। हमें उम्मीद है कि आपको सम तथा विषम संख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम परीक्षा में सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आते हैं। एक प्रश्न सम विषम संख्या खंड से हमेशा आता है कि 0 क्या है? क्या 0 सम संख्या है? क्या 0 विषम संख्या है या 0 दोनों नहीं है?
और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एग्ज़ाम में अधिकतर बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। उनका जवाब होता है कि 0 ना तो सम संख्या और ना ही विषम संख्या है। यदि यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ गया तो आपका जवाब क्या होगा? यह तो आपको पता ही होगा कि 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इन्फानाइट तक। परीक्षा में एक सवाल यह पूछा जाता है कि पूर्ण संख्याओं अर्थात होल नंबर्स में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो इसका जवाब 0 होगा। यह तो आपको पता ही होगा कि 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक। परीक्षा में दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं अर्थात नेचुरल नंबर्स में से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो इसका जवाब 0 नहीं होगा, इसका जवाब 2 होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं अर्थात नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है, ना कि 0 से। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पूर्ण संख्याओं अर्थात होल नंबर्स में सबसे छोटी सम संख्या 0 है तथा प्राकृतिक संख्याओं अर्थात नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटी सम संख्या 2 है। एक बात यह भी याद रखें कि पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या, दोनों में ही सबसे छोटी विषम संख्या 1 ही होती है। हमें उम्मीद है कि अब तक जो हमने आपको समझाया है वह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में सम विषम संख्या से जुड़ा एक प्रश्न हमेशा आता है कि 1 से 100 तक की संख्या में विषम संख्या कितनी होती है, ज्ञात करो। तो इसका जवाब 50 है। इसे आप परीक्षा में कैसे निकालोगे? हमें पता है कि आप सबसे पहले 100 तक की गिनती लिखोगे तथा फिर उसमें से विषम संख्या गिनकर आंसर निकालोगे, जो 50 ही आएगा। ये तो सरल प्रश्न था, आपने निकाल लिया। चलो परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि 1 से 10,000 तक की संख्या में कितनी विषम संख्या है, ज्ञात करो। अब आप क्या करेंगे? फिर से 10,000 तक संख्या लिखेंगे तथा उसमें से विषम संख्या पता करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो संख्या पता करने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा तथा पेपर के बाकी के प्रश्न आप कब हल करेंगे? इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जो भी संख्या दी गई है उसकी अधिकतम संख्या को 2 से भाग दे दो, विषम संख्या निकल आएगी। चलो करके देखते हैं। जो भी संख्या दी गई है उसकी अधिकतम संख्या को 2 से भाग दे देने पर विषम संख्या निकल आएगी। जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी विषम संख्या है यह पता करना है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या 100 दी गई है, जिसे 2 से भाग देंगे तो आंसर 50 आएगा। अर्थात 1 से 100 संख्याओं में 50 विषम संख्याएं हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 से 1000 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? तो इसका जवाब है कि 1000 को 2 से भाग देंगे तो 500 आंसर आएगा, और यही सही जवाब भी होगा कि 1 से 1000 के बीच 500 विषम संख्या है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या परीक्षा में आ जाए, आप कुछ सेकंड में ही सही जवाब दे देंगे। विषम संख्या ज्ञात करने की ट्रिक सम संख्याओं पर भी वैसे ही काम करेगी, केवल आपको 0 का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि यह पूछा गया है कि 1 से 100 तक की कितनी सम संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 2 से भाग देंगे तो आंसर 50 आएगा। अर्थात 1 से 100 तक की संख्याओं में 50 सम संख्याएं हैं। परंतु परीक्षा में यह आ गया कि 0 से 100 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्याएं हैं, तो हमें 50 में एक और जोड़ना पड़ेगा, अर्थात आंसर 51 आएगा। क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स में 0 एक सम संख्या है। इस तरह से आप कितनी ही बड़ी संख्याओं में 2 का भाग देकर सम तथा विषम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें यह पूछा जाता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होता है। अब आप क्या करेंगे? इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे? पक्का आप वही तरीका अपनाएंगे। पहले 50 विषम संख्याएं लिखेंगे, जैसे 1, 3, 5, 49 तक, फिर सबको जोड़ेंगे। इसमें कितना समय लग जाएगा? कम से कम 15 से 20 मिनट एक ही प्रश्न को सॉल्व करने में लग जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो परीक्षा में प्रश्न हल करने का यह तरीका काम नहीं करेगा। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने की भी एक सिंपल सी ट्रिक है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? यदि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रश्न को सॉल्व करने की सिंपल ट्रिक यह है कि 50 में 50 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है।
50 का 50 में गुणा करेंगे तो आंसर 2500 आएगा और यही सही जवाब भी है। शायद आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हमने बड़ी संख्या का प्रयोग किया है। चलो छोटी संख्या से समझते हैं। चलो अब पहली दो विषम संख्याओं का योग कितना होता है इसे ज्ञात करते हैं। पहली दो विषम संख्या 1 और 3 का योग मतलब 4, इसी को तो हमने ट्रिक में बताया है। मतलब प्रथम दो विषम संख्याओं का योग निकालना है तो ट्रिक है 2 का 2 में गुणा कर दो, आंसर 4 आ जाएगा। सिंपल है। अब भी समझ में नहीं आया हो तो हम पहली 4 विषम संख्याओं का योग करके समझते हैं। पहली 4 विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5 और 7, इनका योग 16 आएगा। ट्रिक से करेंगे तो 4 में 4 का गुणा कर दो तो भी आंसर 16 ही आएगा। यदि अब भी समझ में नहीं आया हो तो आप यहाँ पर जो टेबल दी गई है उससे भी इस ट्रिक को आसानी से समझ सकते हैं। इस ट्रिक से कितनी ही बड़ी संख्या परीक्षा में आ जाए आप उसे कुछ ही सेकंड में हल कर लेंगे। इसे हम एक और प्रश्न से समझते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल है। इस प्रश्न में प्रथम 10 विषम संख्याओं की बात हुई है तो 10 में 10 का गुणा कर देंगे, आंसर 100 आ जाएगा। यदि प्रश्न में प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो 20 में 20 का गुणा कर देंगे, आंसर 400 आ जाएगा। यदि प्रश्न में प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो 23 में 23 का गुणा कर देंगे तो आंसर 529 आ जाएगा। इस प्रकार परीक्षा में कोई भी संख्या आ जाए आप इस प्रकार के प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें यह पूछा जाता है कि 2 से शुरू करते हुए प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होता है। तो प्रश्न को हल करने के लिए विषम संख्याओं को निकालने वाली ट्रिक में थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो सम संख्या निकालने की ट्रिक हमें मिल जाएगी। सम संख्या निकालने की ट्रिक है 50 में 50 का गुणा करने के बाद 50 जोड़ देंगे। जैसे 50 गुणित 50 प्लस 50 बराबर 2550। ये लो आंसर आ गया। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न यह है कि 2 से शुरू करते हुए प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होता है। इसको हल करने के लिए फिर वही ट्रिक लगाते हैं। 25 गुणित 25 प्लस 25 बराबर 650। लीजिए सही आंसर आ गया। चलो एक प्रश्न और प्रैक्टिस करते हैं। 2 से शुरू करते हुए प्रथम 75 सम संख्याओं का योग कितना होता है। इसे भी हल करने के लिए ट्रिक लगाते हैं। 75 गुणित 75 प्लस 75 बराबर 5700। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप सम संख्याओं के योग के प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। हमने सम तथा विषम संख्या के बेसिक्स को तो समझ लिया है। अब हम सम विषम संख्या के जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि परीक्षा के दौरान आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न बिना किसी त्रुटि के बहुत कम समय में हल कर पाएं। 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 999, ऑप्शन बी 990, ऑप्शन सी 998, ऑप्शन डी 898। इसका आंसर है ऑप्शन सी 998। 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 998 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 010, ऑप्शन बी 001, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 101। इसका आंसर है ऑप्शन सी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 100 होती है। 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विषम संख्या, ऑप्शन बी सम संख्या, ऑप्शन सी भाज्य संख्या और ऑप्शन डी प्राकृत संख्या। इसका आंसर है ऑप्शन बी सम संख्या। 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विषम संख्या, ऑप्शन बी सम संख्या, ऑप्शन सी भाज्य संख्या, ऑप्शन डी प्राकृत संख्या। आंसर है ऑप्शन ए विषम संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 89,
ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 99। इसका आंसर है ऑप्शन डी 99। पहली 5 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 21। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 25। हमने आपको जो ट्रिक बताई है उसके हिसाब से 5 गुणित 5 बराबर 25। पहली 10 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 100। इसका आंसर है ऑप्शन डी 100। ट्रिक से होगा 10 गुणित 10 बराबर 100। पहली 5 सम संख्याओं का योग कितना होता है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 35। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 30। ट्रिक से 5 गुणित 5 प्लस 5 बराबर 30।